हेलो उदयपुर। हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उदयपुर के युवाओं को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रेरित करना चाहते हैं और इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में हम हमेशा किसी खास मेहमान से रूबरू होते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो अद्भुत ज्ञान है वो किस तरीके से युवाओं के अंदर डाला जाए और उनको ज़्यादा परिपक्व किया जाए। मेहमानों की सीरीज में आप बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत ही ग्रेट मोटिवेटर रहे हुए हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के मंच, इस हेलो उदयपुर के कार्यक्रम के मंच पर प्रोफेसर अशोक जी जेठावत, जो कि खुद एक डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं और सिर्फ अभी जिस कॉलेज में निदेशक हैं वही नहीं, आप कई सारे कॉलेज में निदेशक रह चुके हैं। अभी आप किंगस्टन महाराज नहीं कोई बात नहीं, यहीं से कट करो। आज हमारे खास मेहमान हैं श्री अशोक जी जेठावत, प्रोफेसर अशोक जी जेठावत साहब। आप किंगस्टन महाराजा कॉलेज के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं और अभी वहाँ काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा कुछ बातें मैं आपके बारे में आपको और रूबरू करवाना चाहूँगा कि आप खुद अपने आप में एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट हैं, जिसके अंदर आपने कई सारी चीज़ों के अंदर एक्सपर्टीज की हुई है, स्पेशली माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड सो मेनी थिंग्स। कुछ और सवाल हैं आपसे ही जानेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि आप ही अपने शब्दों से बताएं कि वर्तमान में इंजीनियरिंग छात्रों के लिए क्या भविष्य है और आप के जो महाराजा जो ग्रुप है उसके अंदर क्या कैसे क्वालिटी एजुकेशन दिए जाते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है और हिंदुस्तान से करीब हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में की ग्रेजुएशन करते हैं और पूरे देश में यदि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और आईटी के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भारतीय इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा डिटेरिएशन आया और जो क्वालिटी एजुकेशन हुआ करती थी इंजीनियरिंग की, वो अब थोड़ी थोड़ी कम हुई है। तो ये हमारे किंगस्टन महाराजा ग्रुप ने इस बात को पहचाना और क्वालिटी एजुकेशन कैसे दी जाए उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यदि हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो इंजीनियरिंग और मेडिकल दो कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें छात्रों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है। पुराने ज़माने में यदि किसी बच्चे को पूछा जाए कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो तो उसका एक ही जवाब होता था, डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी एजुकेशन की वजह से आजकल इंजीनियर बनने का ख्वाब नवयुवकों का कम होता है। लेकिन यदि हम वास्तविक चीज़ देखें तो जो अच्छे बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जितने मिलते हैं वो किसी दूसरे फील्ड में नहीं मिलते हैं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में कंप्रोमाइज हो रहा है, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती है। जैसे यदि हम बात करें मेडिकल कॉलेजेस की, तो बच्चा जब एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर से ही वो थ्योरी के साथ में उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं वो देखता है। वह 1-2 साल बाद तो वो खुद ऑपरेशंस में हेल्प करना लगता है डॉक्टर्स की। लेकिन यही चीज़ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं हो रही। यदि हम पूरे 4 साल का इंजीनियरिंग का प्रोग्राम देखें तो 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है, लेकिन किसी भी एक सब्जेक्ट में उसको एक्सपर्टाइज नहीं हो पाती। तो वो जब बाहर निकलता है तो इंडस्ट्री के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं पाता है। और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, यदि 15 लाख नवयुवक हर साल इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं तो उससे ज़्यादा का स्कोप भी है हमारे इंडस्ट्रीज़ को और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। लेकिन जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज़ की है वो रिक्वायरमेंट जो ये नवयुवक निकल रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। हमारा ग्रुप ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है और हम बच्चों को थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल्स की ट्रेनिंग भी साथ में देते हैं। बच्चों को आधे दिन किसी इंडस्ट्री में जाके उनको अपने हाथ से काम करना कंपल्सरी होता है। हमारा जो पेरेंट ग्रुप है मेवाड़ हाईटेक, वो खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हिंदुस्तान लेवल पे बहुत प्रसिद्ध संस्थान है और कई सारे उनके प्रोडक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो वो मेवाड़ हाईटेक में जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल दूसरे सब्जेक्ट जो ब्रांचेस हैं उनके बच्चे भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं थ्योरी के साथ में। तो वो बच्चे जब इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो वो किसी रोजगार के काबिल हो पाएंगे। जी सर, ये हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत खास तौर पे ये बात कही कि स्टडी
अभी तक लोग जैसे बीए करते थे 1 वीक सीरीज लाकर, तो कुछ लोगों का रुझान उस तरफ जाने लगा कि एक दिन बुक्स पढ़ के हम पास हो जाएं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज की बिना इंजीनियरिंग अधूरी है। सर एक सवाल और है कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो ठीक है, आपने बताया सर कि आपके जैसे इंडस्ट्रीज में आप देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की चाहत, गुड मार्क्स भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा कोई तरीका जिस ट्रिक से बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाएं? देखिए, इसके लिए अच्छे मार्क्स लाना, उसके लिए आपको माइंड मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको हासिल करना पड़ेगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर थोड़ा बताएं। मैं इससे पहले मैं बताऊंगा कि बेसिक स्टडी के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, हम इस बारे में काफ़ी सारे रिसर्च कर रहे हैं। पिछले 2 साल में करीब मैं 66,000 युवकों से मैं इंटरेक्शन कर चुका हूं, और हमने अपनी स्टडी में ये पाया है, और कई सारे रिसर्च भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे अंडर में पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उसमें ये पाया है कि अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टडी करने के। मैक्सिमम बच्चे जो स्टडी करते हैं वो क्लासरूम स्टडी करते हैं, या फिर घर पे जाके उसको जो क्लास में पढ़ा है वो उसको वापस पढ़ाई करते हैं। तो हमारी रिसर्च में ये पाया गया है कि यदि हम पढ़ाई का एडवांटेज देखें कि किस तरह की पढ़ाई से कितना फायदा होता है, तो 5% फायदा होता है क्लासरूम को अटेंड करके जो नॉलेज मिलता है उससे। 10% फायदा होता है वो घर जाके वापस उसी को स्टडी करते हैं। अब अपन बात करते थे स्टडी के और दूसरे मेथड्स क्या है। आज तो टेक्निकल जमाना है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कई सारे दूसरे मेथड्स भी होते हैं स्टडी के। तो जैसे मान लीजिए ऑडियो विजुअल्स है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऑडियो विजुअल्स आपके यूट्यूब पे काफी सारे मिलते हैं। ऑडियो विजुअल देखने से 20% बेनिफिट मिलता है। यदि किसी चीज को, किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी को आप प्रैक्टिकली होते हुए देखते हैं तो उसका एडवांटेज 30% मिलता है। इसी तरह से मान लीजिए आप अपने साथियों के साथ में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कस करते हैं, तो वो उससे 50% फायदा होता है। वो कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने खुद ने अपने हाथों से किया, या मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपने सोल्व की, उसका एडवांटेज 75% है। और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दूसरों को पढ़ा रहे तो 90%। तो इस तरह से 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 75% और 90% जो ये रेशियो है या जो एडवांटेजेस है, तो अनफॉर्चुनेटली 95% से ज्यादा बच्चे हैं वो या तो 5% वाले मोड में रहते हैं या 10% वाले मोड में रहते हैं। तो इसीलिए वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको मेथोडोलॉजी पता नहीं है किस तरह से पढ़ाई की जाए, तो उनको मेहनत करने के बावजूद उनको जितना फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो पाता। जी थैंक यू। मैं बीच में काटना चाहूंगा, जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कहते हैं वी हैव हर्ड ए सेइंग कि पिक्चर्स स्पीक 1000 वर्ड्स, एक पिक्चर हजारों शब्द बयां करती है। बिल्कुल, तो जो सर आपने बताया है कि एक पिक्चराइज मेथड में हम पढ़ते हैं, ऑडियोज देखते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ट्रूली इट्स फ्रूटफुल एंड आई कैन अश्योर टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम कि कहीं ना कहीं आप अगर सर बुक्स को फॉलो करेंगे तो 10-20% ही इफेक्टिव होता है हमारे लिए। सर साथ में आप ही खुद बता रहे थे टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी युवाओं को अगर आप कुछ बता पाएं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट कई लोगों को उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। यदि हम किसी बच्चे के डेली रूटीन की बात करें, जब एग्जामिनेशन का टाइम नहीं होता, जब वो स्कूल कॉलेज में जाता है, तो ऑन एन एवरेज हर बच्चा 6 घंटे के एवरेज 6 घंटे के लिए स्कूल या कॉलेज जाता है। 1 घंटा उसको स्कूल या कॉलेज मतलब घर से आने जाने में खर्च होता है। 1 घंटा सुबह तैयार होने में होता है, उसका खर्च होता है। हर बच्चे को 8 घंटे सोने के लिए चाहिए, कम से कम 8 घंटे उसको सोने के लिए चाहिए। 1 घंटा हम सुबह उसको कॉलेज जाने के लिए प्रिपरेशन में अपन मान ले, तो इस तरह से करीब 19 या 20 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे के पास में कुछ भी दूसरा करने के उसके पास कोई डिसीजन नहीं होता है। मतलब जो भी एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाए, जैसे मान लीजिए स्कूल गए या कॉलेज गए, तो जिस तरह के भी टीचिंग उसको प्रोवाइड की जाए उसको एक्सेप्ट करनी है। उसके हाथ में कोई डिसीजन नहीं होता है पढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि पढ़ाई कैसे करवाई जाए वो डिसीजन टीचर्स के हाथ में होता है। तो उसको वट एवर द एनवायरनमेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट दैट ही हैज टू एक्सेप्ट इट। अब उसके पास सिर्फ लास्ट के 4 घंटे बचे, वो 4 घंटे वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं उससे डिसाइड होता है कि वो एवरेज है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो 95% से ऊपर मार्क्स ला रहा है या फिर वो 35% या फिर सप्लीमेंट्री ग्रेस फेल उस कैटेगरी में आता है। तो ये सारा उस पर डिपेंड करता है। हाँ, एक काम वो कर सकता है, जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता है तो वो उसके पास सिर्फ एक ही डिसीजन होता है कि जब वो क्लास अटेंड कर रहा है तो वो क्लास में टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट रखे। कारण क्या है कि पढ़ाई के लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं, माइंड एंड बॉडी। दिक्कत ये आती है कि बच्चे का माइंड और बॉडी दोनों एक जगह नहीं रहता है, और इसी वजह से उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है। वो फिजिकली एक जगह बैठा है और मेंटली कहीं दूसरी जगह है।
तो आई कांटेक्ट बनाने से, टीचर की आंखों में आंखें डाल के रखने से उसका मन भटकेगा नहीं और वो उसका माइंड और बॉडी दोनों क्लासरूम में रहेगा। सिर्फ एक ही काम वो कर सकता है। इसके अलावा जो भी स्टडी की टेक्निक्स है वो सारी टेक्निक उसको उसके घर पे फॉलो करनी पड़ती है। उसके कई सारे मेथड्स है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट कभी अपनी बात होगी तो मैं बताऊंगा। श्योर सर, थोड़ा सा माइंड मैनेजमेंट को और विस्तृत करके बताएं ताकि युवा समझ पाए। कई बार मिसगाइड हो जाते हैं युवा, अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप 2 मिनट और बता पाए। देखिए, माइंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यदि, क्योंकि कारण ये है कि पहले कहते थे पक्का इरादा, दूरदृष्टि, कठिन परिश्रम, लेकिन उसके साथ मैं एक चीज को और जोड़ना चाहूंगा कि स्मार्ट स्टडी भी यदि बच्चा करेगा तो उसको काफी सारा फायदा होगा। और स्मार्ट स्टडी करने के लिए उसको जो बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो आने जरूरी है। यदि हम बात करते हैं, चूंकि पढ़ाई होती है तो पढ़ाई का सीधा रिलेशन माइंड से होता है। माइंड के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो बच्चे, और दोनों का माइंड का ऑपरेशन अलग अलग होता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट ब्रेन जो होता है वो इंट्यूशन, नए नए विचार, नए तरीके, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कई सारे बच्चे या तो वो लेफ्टी होते हैं, राइटी होते हैं। जो बच्चे राइट हैंड से सारा काम करते हैं तो माइंड का लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है वो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। जो बच्चे लेफ्टी होते हैं, माइंड का राइट वाला पोर्शन बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। अब यदि माइंड की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 24 घंटे में करीब 40 से 50 हजार थॉट दिमाग में आते हैं और उसमें से 4 से 5 हजार एक्शंस लेता है जो माइंड इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी को। और उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे भी होते हैं जो बड़े क्रूशियल होते हैं। तो जो बच्चे राइटी होते हैं, तो राइट हैंड वाले बच्चे हैं तो सारा जो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन माइंड को मिलता है वो लेफ्ट हैंड से मिलता है, यानी लॉजिकल पोर्शन से मिलता है। जो उसका इंट्यूशन पोर्शन है, राइट वाला जो माइंड है, वो बहुत कम काम करता है। जो बच्चे लेफ्टी होते हैं उनके साथ ये एडवांटेज होता है, तो लेफ्ट से तो काम करते हैं, कई सारे काम राइट से भी करते हैं, तो उनके दोनों माइंड चलते हैं। लेकिन राइटी वाले के साथ में ये एडवांटेज नहीं होता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट, जिसमें वो जो प्रिंसिपल है वो दोनों हाथ से लिख रहा होता है। तो कई सारे सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, जैसे अपन क्रिकेटर्स की बात करें तो कुछ सक्सेसफुल क्रिकेटर्स एक हाथ से बैटिंग करते हैं, दूसरे हाथ से बॉलिंग करते हैं। और कई सारे पेंटर्स होते हैं, मैंने देखा था, तो वो दोनों हाथ से पेंटिंग करते हैं। तो ऐसे केसेस में उनके माइंड के दोनों हिस्से काम करते हैं। दोनों हिस्से काम करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है वो डबल हो जाती है। अब आप खुद देखिए कि यदि आपका एक ही माइंड चल रहा है, जैसे मान लीजिए अपन किसी स्कूटर या 2 व्हीलर की बात कर रहे हैं, उसके 2 व्हील होते हैं, एक व्हील उसका 95% चलेगा, दूसरा व्हील 5% चलेगा, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी, वो इम्बेलेंस होगी। और ये स्थिति आपके माइंड की है। माइंड भी है आपका, एक दिमाग तो 95% से ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा दिमाग 5% से भी कम काम कर रहा है, तो इसका मतलब माइंड में इम्बेलेंस होता है। तो उसके लिए आपको जो भी है, आप राइटी या लेफ्टी है, कई सारे ऐसे काम है जो आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हो, आपको जरूर करना चाहिए। एक चीज और है माइंड मैनेजमेंट के बारे में, आपको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा माइंड की 2 स्टेजेस होती है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस स्टेज और सबकॉन्शियस स्टेज में डिफरेंस ये होता है। कॉन्शियस तो मतलब इस टाइम आपका माइंड कब काम कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपको फ्रेम्स बनती हैं। अब इंटेलिजेंट बच्चों के तो स्ट्रॉन्ग फ्रेम्स बनती है, और जो एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं उनके जो फ्रेम्स होती है, फ्रेम जब भी जरूरत पड़ती है वो रिकॉल होती है। तो वो जब थोड़ी सी डिम फ्रेम होगी तो एकदम रिकॉल नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी पढ़ाई करें तो उसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्रेम्स स्ट्रॉन्ग बने, और जब भी जरूरत पड़े वो तत्काल रिकॉल हो। और इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है, वो कभी बात करेंगे। जी सर, श्योर। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस्ड माइंड होता है, और वो प्रैक्टिस तब मुमकिन है जब हम स्टार्टिंग स्टेज में जब पढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल और उठता है कि जब इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में उठते हैं तो वो डिस्टर्ब भी करते हैं कहीं कहीं इंसान को, जो उसका स्पेशली युवा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई से उनका ध्यान हटा के दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो उस समय जो एक नवयुवक के माइंड में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है और कई सारे थॉट्स उसके दिमाग में जनरेट होते हैं, तो ऐसा क्या सॉल्यूशंस हैं कि वो थॉट्स जनरेट नहीं हो, उसका कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई के ऊपर रहे? देखिए, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपने एम को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कई जने तो मैंने देखा था कि लैपटॉप के जो डेस्कटॉप होता है उस पर उनका एम लिख देते हैं, जो कंप्यूटर चालू करते तो उनको उनका एम दिखता है, या फिर सुबह उठते तो सामने उनका एम लिख देता है। तो यदि आपको अपना गोल, अपना एम यदि क्लियर है तो फिर आपको दूसरे विचार आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ, आपका उद्देश्य आपको पता नहीं है, आपको ये पता नहीं कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, आगे जाके क्या करना चाहते हो, तो कई सारे विचार क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके चलते रहेंगे आपके दिमाग में, और वो आपको हमेशा डिस्टर्ब करते रहेंगे। एक बात और बता दूं कि
कुछ युवकों के या युवतियों के दिमाग में कई सारी फालतू की बातें रहती है और वो उसको निकालने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी किसी ने डांट दिया, मान लीजिए बच्चों की बात करें, उनके दिमाग में कई सारी चीजें ऐसी आती है, सुबह सुबह मम्मी ने डांट दिया, या किसी गलती भाई की थी लेकिन पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, या किसी से कोई छोटी मोटी बात के लिए हो गई। तो इस तरह के कई सारे युवतियों की में दिक्कत आती और वो चीजें उनको उनके एम तक जाने में ऑब्जेक्ट करती है, मतलब ऑब्स्टेकल डालती है। तो आपको जो चीज आपके काम की नहीं है, जो आपके ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं ले जाती, ऐसे विचारों को अपने दिमाग से दूर रखना पड़ेगा और आपको फोकस करना पड़ेगा। आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस दुनिया में करीब 700 करोड़ की जनसंख्या है, 125 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारतवर्ष में। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग फिंगरप्रिंट्स दिए, हर व्यक्ति के आंखों का पैटर्न अलग होता है, लेकिन एक चीज जो भगवान ने कॉमन दी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनके माइंड की कैपेबिलिटी सभी की बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा किया और किसी को एवरेज, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दीजिए, पर जो एनवायरमेंट है उससे बच्चा एवरेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग कम है या मैं इसे मतलब वो इंटेलिजेंट है और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ऐसा कोई चीज नहीं होती है। ये सिर्फ ये है कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका एम कैसे फोकस कर रहे हैं, कंसंट्रेट कैसे करते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। जी सर, जी सर, ये बात बिल्कुल खूबसूरत कही। और आजकल के ज़माने के अंदर एक उफान सा आया है कंपटीशन एग्जाम में कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ रुख बढ़ रहा है लोगों का। और ये कुछ चंद सालों से ही एकदम से बढ़ा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स में कई सारे जॉब्स निकले हैं। तो एग्जाम्स एंड कंपटीशन थोड़ा मीन्स स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों को सीरियस लेते हैं, कुछ चीज़ों को आया गया कर देते हैं, वन नाइट गेम करके उसको पास कर लेते हैं। थोड़ा सा एग्जाम एंड कंपटीशन में भी अगर आप फर्क समझा पाए युवाओं को। देखिए, दोनों में दिन रात का अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एग्जाम और कंपटीशन के अंदर। एग्जाम में तो मान लीजिए किसी के 94% आया और किसी के 94.1% आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बराबरी है। लेकिन कंपटीशन के अंदर जो सक्सेस होता है और जो सक्सेस नहीं होता है, यदि 1 मार्क्स का भी फर्क है, सपोज मान लीजिए कट ऑफ है आपका 435 नंबर और किसी के 434 आए, तो 435 वाला तो हमेशा वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेगा, और जिसके 1 मार्क्स कम आए, हालांकि ऐसा नहीं कि वो कोई उसे कम का इंटेलिजेंट है, लेकिन वो हमेशा उसकी लाइफ एक एवरेज हो जाएगी। तो इसका मतलब 1 मार्क्स की भी वैल्यूएशन होती है कंपटीशन के अंदर, जो कि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन में किसी के आधा % ज्यादा आया, आधा % कम आया, दोनों को उतना ही इंटेलिजेंट मानते हैं। कंपटीशन में ऐसा नहीं है। कंपटीशन में कट ऑफ से या तो यस है या फिर या नो है, या तो आपका सिलेक्शन हुआ या फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। भले आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो कट ऑफ से क्रॉस कर दिया, यू आर सेलेक्टेड, क्रॉस नहीं किया तो यू आर नॉट सेलेक्टेड। जी। फिर भी एक समय था जो बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ करता था, उसके ऊपर चर्चाएं हुआ करती थी। हम उसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रेन ड्रेन। इंडिया का ब्रेन विदेशों में जा रहा है, तो क्या आपके हिसाब से युवाओं के लिए भारत में अवसर बढ़े हैं या फिर पहले जैसी मानसिकता लोगों को बार बार जैसे अच्छी पढ़ाई की बस विदेश जाइए, बस अच्छी पढ़ाई की आप अब्रॉड के लिए जाइए? आपके अनुसार भारत में युवाओं के लिए क्या अवसर है सर? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जरूर हुआ करता था कि विदेश में जाए और एक बार फॉरेन का आपके स्टैंपिंग लग जाए तो आपको यहाँ पर करियर अच्छा मिलता है। अब तो बल्कि विदेशों से युवक युवतियां यहाँ आ रहे हैं भारतवर्ष में। बेंगलोर पूरा विदेशी युवक युवतियों से भरा पड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है वो विदेशियों से कई गुना बेटर है। हमारे कॉलेज तो प्लेसमेंट के लिए अलग से बच्चों का ध्यान रखते हैं। विदेशों में, यूएस में ऐसा कुछ नहीं है, वो प्लेसमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, उनको नौकरी के अवसर थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारे युवक युवतियों ने जो काम विदेशों में जाके किया या यहाँ की कंपनियों ने काम किया यहाँ पे, अब तो कई सारी विदेशी कंपनियों को हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट या जो स्टार्टअप्स है वो टेक ओवर कर रहे हैं। तो अब जो पहले वाली बात है कि विदेश जाके एक बार फॉरेन रिटर्न का ठप्पा लग जाए, वो वाली बात अब खत्म हो गई। अब तो ये है कि हम लीड कर रहे हैं, लोग भारत में आने को उत्साहित है, यहाँ कंपनियां खोलने को उत्साहित है, यहाँ नौकरी करने को उत्साहित है, और काफी अच्छा बड़े बड़े पैकेजेस मिल रहे हैं। अपन देख रहे हैं IITs, IIMs, करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, और करोड़ों के पैकेज लोग ठुकरा के अपने खुद के स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो भारतवर्ष में युवाओं के लिए काफी अच्छा स्कोप है। 2020 तो एक ऐसा साल आएगा जिसमें कि हम वापस सोने की चिड़िया बनने की स्थिति में आ रहे हैं हम। जी, थैंक यू सर, लोगों की मानसिकता चेंज करने के लिए, क्योंकि आज भी कई सारे लोग सोचते हैं कि ज़्यादा स्कोप्स हैं तो सिर्फ विदेश में है। एक और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स होते हैं उनका रुझान होता है IIT की तरफ और JEE की तरफ। जी, आपका क्या मैसेज है उन युवाओं के लिए जो इंटरेस्टेड है IIT और JEE?
देखिए आईआईटी जेईई अब तो इस साल से जितने भी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि आईआईटी जेईई के जो स्कोर है तो उसी के आधार पर आपका एडमिशन्स होगा और उसी के आधार पर आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। तो मेरा सभी जो भी इंजीनियर्स बनना चाहते हैं तो ये जो एग्ज़ाम आ रहा है इस वर्ष 2016 का, तो उस एग्जाम्स में आईआईटी जेईई की काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। और प्रिपरेशन में भी आपको बोर्ड एग्जाम का तो ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद में ये आईआईटी जेईई का एग्जाम होगा, तो उसमें आपको सेलेक्टिव स्टडी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। कारण ये है कि पढ़ाई के भी 3 स्टेजेस होती हैं और 3 तरह की पढ़ाई होती है। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो बार बार आपको रिपीट करना होता है, जिसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। कुछ पोर्शन होता है वो एक बार या 2 बार पढ़ने से काम चला है, और कई कुछ पोर्शन को ऐसा भी है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको एक बात थोड़ा माइंड मैनेजमेंट की मैं आपको बात बता दूं कि जब बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है, जैसे मान लीजिए घर पे वो स्टडी करता है, तो शुरू के आधे घंटे में उसका जो रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है वो 75% से 90% तक होती है, और आधे घंटे बाद एकदम वो डाउन होके 20% तक रह जाती है। तो हर आधे घंटे में वो कम से कम 5 या 10 मिनट का गैप ले ले, इससे उसको फायदा होगा। और जो पढ़ाई का जो सीक्वेंस है उसको सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। यदि वो एग्जाम में आईआईटी जेईई में सफल होना चाहता है तो उसको सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। जो ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, मान लीजिए कोई चैप्टर है वो 20 पेज का चैप्टर है और 7 नंबर पेज पे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तो ही हैज टू डायरेक्टली स्विच ओवर टू 7th नंबर पेज। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट यदि 14 नंबर पे है तो बीच के सारे पेज छोड़ के सीधा 14 नंबर पे। इस तरह से जो सीक्वेंस ऑफ स्टडी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट और फिर लेस इंपॉर्टेंट। यदि ये सीक्वेंस ऑफ स्टडी रखेंगे तो बच्चों को जो फायदा होगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ उसी को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए सर शुरू में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, भूमिका वो होता है, तो जब बच्चे का एकदम माइंड फ्रेश होता है उस टाइम तो वो प्रस्तावना, भूमिका पढ़ता है जो एग्जाम में कभी नहीं आती। और जब उसका माइंड टायर्ड हो जाता है, वो थक जाता है, उस टाइम वो इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ता है। तो वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन मेहनत करने के साथ में उसको वो फायदा नहीं मिल पा रहा जितना होना चाहिए। तो उसको हर आधे घंटे बाद ब्रेक दे और पढ़ाई के सीक्वेंस को चेंज करें, और खाने पीने का भी थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम के दिनों में हेवी खाना नहीं खाए, कम से कम 8 घंटे रात को सोए जरूर। ये बहुत जरूरी है हर युवा के लिए, क्योंकि एक दिन आपने रात को ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो अगले 2 या 3 दिन आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था सभी युवतियों के माइंड की कैपेबिलिटी बराबर होती है। आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक चीज़ और है, कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि ये सब्जेक्ट तो मेरे बस की बात नहीं है, या ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत टफ है। तो एक इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू थिंक यू कैन डू यू कैन, बट इफ़ यू थिंक यू कांट यू कांट। मतलब यदि आप समझते हो ये काम आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो, लेकिन आपने खुद ने मान लिया ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो भगवान भी आपसे वो काम नहीं कर सकता। तो आप इस जीवन में किसी भी काम को असंभव नहीं माने, सफलता निश्चित माने, और उसके लिए क्या करना है वो उस डायरेक्शन में आप जाए। निश्चित रूप से आप सभी को सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सर, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, अनुभव बोलता है। जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 2-3 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज की चर्चा में निकल के आए हैं। सबसे पहले तो जो थॉट्स आजकल के युवाओं के दिमाग में चलते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, और वो थॉट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं उस पढ़ाई को। तो आप खुद मनन करें और अपने बच्चों को मनन करवाएं कि देखिए बेटा, जब पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग सिर्फ एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट रखें। एनीवे, इस मंच का माध्यम जो हेलो उदयपुर हमारा कार्यक्रम है, उसका हमारा मकसद ही यही है कि उदयपुर के युवाओं को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूत करना। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस खास कार्यक्रम में आप आए, और आपकी वजह से कितने सारे युवाओं को, कितने सारे हमारे उदयपुर के वासियों को फ़ायदा मिला है और मानसिक रूप से सुदृढ़ बने। अंतिम सवाल इस कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहूँगा कि सर, आपके क्या विचार हैं इस कार्यक्रम के बारे में, हेलो उदयपुर कार्यक्रम के बारे में, जो युवाओं तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जिसके द्वारा? देखिए, उदयपुर तो वैसे भी पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, और यहाँ के युवक युवतियों को इस प्रोग्राम के माध्यम से इंटरेक्शन करने का जो मेरा मौका मिला है, वास्तव में ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहूँगा। और साथ में यहाँ के जो युवक हैं
वो पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़े। जिस तरह से अपनी खूबसूरती के लिए हमारा शहर फेमस है, उसी तरह से हमारी प्रतिभा के और कई सारे यहाँ के प्रतिभाएं विश्व स्तर पे काम किया है इन्होंने। वो $1 मिलियन बिलियन पे अभी काम कर रहे हैं। मिस्टर चुलेट आपने नाम सुना हो तो Quikr.com उसने स्टार्ट किया, आज काफी बड़ा एंटरप्रेन्योर है वो, यही उदयपुर के पास कहीं रहने वाला है। ऐसे और भी कई सारा युवक हैं। हाँ, एक चीज मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है, तो पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन टीवी है। तो यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो जब तक एग्जामिनेशन आता है तब तक आपको टीवी से दूर रहना पड़ेगा। हालांकि ये मेरा कार्यक्रम भी टीवी पे ही आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप लोग इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में सबसे बड़ी कीमती चीज अगर होती है तो वो है समय। क्योंकि कोई इंसान देता है वो जिंदगी का वो मोमेंट, वो क्षण देता है जो वापस कभी लौट के नहीं आता है। सर अशोक जी सर जो हमारे साथ हैं, किंगसन महाराजा ग्रुप के डायरेक्टर हैं, मैं एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो युवा और जो लोग इस कार्यक्रम को घर पे बैठकर देख रहे हैं, आपके मैसेजेस लगातार हमें मिल रहे हैं। और अगर कोई इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहें, रिपीट करना चाहें, तो आप उदयपुर न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल चैनल के ऊपर जाकर YouTube के ऊपर इन वीडियोस को आप फिर से देख सकते हैं। और पुराने कई सारे इंटरव्यूज़, कई सारे वक्ताओं के द्वारा दी गई स्पीचेस आप चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। प्लीज़ जाइए, देखिए, शेयर कीजिए। उसके अलावा आपके फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही हम दिनों दिन इस कार्यक्रम को और बेहतरीन बना पाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मुलाकात करते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में, अगले कार्यक्रम में, किसी नई शख्सियत के साथ और कुछ नई बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।